गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। सोशियोलॉजी स्कोर एनहांसमेंट वर्कशॉप का आज हम लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं। 0th लेक्चर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो देख सकते हो आप कोर्स के बारे में और जानने के लिए। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सोशल मूवमेंट। जब हमारा सोशल मूवमेंट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कोई भी न्यूज़ सोशल मूवमेंट के अराउंड सोशोलॉजिकल लेंस से एनालाइज कर पाओगे। अगर कोई पीवाईक्यू सोशल मूवमेंट के अराउंड है तो उसे आप स्ट्रक्चर्ड एंड टाइमली मैनर में लिख पाओगे, जो नीड है इस एग्जाम की। इवन आप जीएस में, अगर हिस्ट्री में या सोसाइटी में कोई सोशल मूवमेंट के अराउंड क्वेश्चन आता है तो उसे इंसाइटफुली टैकल कर पाओगे। अगर इथिक्स में लकीली कोई केस स्टडी आ जाए कि सोशल मूवमेंट आप हैंडल कैसे करोगे, तो आप इसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 20 मार्कर्स लिख पाओगे कि आप कैसे स्टेप्स लोगे उसे हैंडल करने में। ओके, सो हमारा जो ये लेक्चर 1 है वो थ्योरी बेस्ड लेक्चर होगा। यहाँ पे हम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को सीखेंगे। ओके, और यही फ्रेमवर्क हमारा यूज़ होने वाला है पीवाईक्यू एप्लीकेशन में। जैसे हमने कहा था, हमारा जो टीचिंग रेशियो है वो टिल्ट रहेगा पीवाईक्यू एप्लीकेशन में, थ्योरी पे ज़्यादा नहीं। बट पीवाईक्यू को कैसे लिखना है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वो जानने के लिए हमें 10 पॉइंट फ्रेमवर्क जानना ज़रूरी है। ओके, सो हमें पता है आप 6 सीजन एस्पिरेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चेयर पे या बेड पे बैठ के लेक्चर देखोगे। ओके, उससे फ़ायदा नहीं होगा। सोशियोलॉजी एक आसान ऑप्शनल है। आपको लगेगा कि आप सब समझ रहे हैं, बट 48 आवर्स में आप 75% भूल जाओगे कि आपने पढ़ाया क्या है। आपको ड्यूरिंग द लेक्चर रनिंग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक साइकिल रहती है, वो है पहले आप कंसेप्ट सीखोगे। कंसेप्ट सीखते हुए आप आपके नोट्स बना लोगे आपकी लैंग्वेज में, फिर आप उस नोट्स को रिवाइज करोगे, फिर आप आंसर राइटिंग करोगे। ये हो जाता है तो आप समझ लो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि 10 या 12 मिनट्स में आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ आंसर राइटिंग से पहले। ओके, सोशल मूवमेंट इस चैप्टर के अंडर टॉपिक कवरेज जो होगा वो होगा ये जो आपको दिख रहा है। ट्रेडिशनली हम जैसे चाहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए, वैसा हम यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम एक सोशल मूवमेंट की बकेट बना लेंगे। यहाँ पे हम आपका पूरा सोशल मूवमेंट का कंटेंट होगा। अगर आपको फिर ऑप्शनल में पूछ लें, जीएस में पूछ लें या इथिक्स में पूछ लें, आपके पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल रहेगा जहाँ से आप पुट ऑन करोगे इंफॉर्मेशन आपके पेपर में। ओके, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे सोशल मूवमेंट पे हमें एक जैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो है पेपर 1 चैप्टर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसका सबसेक्शन डी प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, वैसे ही पेपर 2 में इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रोल जो चैप्टर है, उसमें प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इन पेपर 2 में ही सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ये एक चैप्टर है। ओके, सो ये फर्स्ट, सेकंड, 3 ये 3 चैप्टर्स को हम कंबाइन करके सोशल मूवमेंट इस हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे। ओके, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, सपोज़ अभी हम सोशल मूवमेंट पढ़ रहे हैं पेपर 1 का चैप्टर 7, तो आप टिक कर लीजिए वहाँ पे कि आपके कौन से सबसेक्शन हो गए। ओके, सो एंड ऑफ आवर सीरीज आप देखोगे कि आपके सब टॉपिक्स टिक हैं, तो आपका सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, इससे आसानी होगी आपको जानने में कि हम किस सीक्वेंस में जा रहे हैं। ये जब हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट हम ये न्यू अप्रोच क्यों यूज़ करें, इसका फर्स्ट रीज़न है कि हमें इसे पता चलता है कि वो टॉपिक कितना ज़रूरी है। अगर आप बस सोशल मूवमेंट ट्रेडिशनल वे में पढ़ोगे तो सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, यहाँ पे आप देख लिया टॉपिक वेटेज पर 10 मार्क्स हैं या 20 मार्क्स हैं, तो आप इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे। बट हम जैसे इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सोशल मूवमेंट के पीवाईक्यू 10, 40, 60 मार्क्स के लिए पूछा गया है, या फिर 20, 60 मार्क्स। ओके, सो सोशल मूवमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसे बस ऊपर देख के मत छोड़ दीजिए। ठीक है, 60 मार्क्स मतलब आपके 45 मिनट्स एग्ज़ाम के आउट ऑफ 6 आवर।
सो इस चैप्टर के बाद आपके 45 मिनट सिक्योर हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो ये 45 मिनट्स आप इजी मतलब अनईजी फील नहीं करोगे, ये गारंटी है इस लेक्चर के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक सोशल मूवमेंट। जब हमने सोशल मूवमेंट के PYQ ऑब्जर्व किया तब एक पैटर्न इमर्ज हुआ। वो पैटर्न है कि यूपीएससी जनरली आपको कोई भी इवेंट बताएगा, मेंशन करेगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि सोशोलॉजिकल लेंस से उस मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, सो इसलिए हर एक मूवमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे दलित मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, ये हर एक मूवमेंट को अलग से पढ़ने से अच्छा है हम डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे कि कोई भी सोशोलॉजिस्ट किसी भी सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व कैसे करता है। अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन सीख लिया तो फिर कोई भी मूवमेंट आए क्वेश्चन में N+1 मूवमेंट आ जाए, N मतलब PYQ से कोई भी और +1 मतलब फ्यूचर से कोई भी। ओके, फॉर एग्जांपल जेनजी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट आ जाए आप उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन, बट ये जो ऑब्जर्वेशन है वो 7 मिनट्स में करना 10 मार्कर्स के लिए या फिर 15 मिनट्स में करना 20 मार्कर के लिए, ये मुश्किल है क्योंकि हम सोशोलॉजिस्ट तो है नहीं। मोस्ट ऑफ अस इंजीनियर्स हैं या इधर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। ओके, सो कोई भी सोशोलॉजिस्ट किसी भी सोशल मूवमेंट को ऑब्जर्व कैसे करता है, इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया। ये है 10 पॉइंट फ्रेमवर्क। ओके, 9 पॉइंट्स प्लस एक अच्छा सा सोशोलॉजिकल कंक्लूजन। सो ये हो गया हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क। जो इस थ्योरी लेक्चर में हम 1 बाय 1 ये पॉइंट सीखेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में इन पॉइंट्स को, ये 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को हम एक्चुअल आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर पाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो शुरू करते हैं किसी भी सोशल मूवमेंट को ऑब्जर्व करना इन 10 पॉइंट से। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन मतलब जब लोग कलेक्टिवली एक्ट करते हैं तब उसे हम कलेक्टिव एक्शन कहते हैं। बट लोग कलेक्टिवली एक्ट क्यों करते हैं वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बैंक है, ओके, इंडियन बैंक है, आप इस बैंक में गए हो लोन लेने कि हमें लोन दे दो, बट आपको ये बैंक लोन नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि इसके प्रोसेस में कुछ दिक्कत है या फिर आपका लोन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत। सो आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, आप बार बार जा रहे हो लोन के लिए। इसके वजह से ना वहाँ पे आप देखें कि आपके जैसे और भी लोग आ रहे हैं जिनको भी लोन नहीं मिल रहा। ओके, सो इन सब, ये जो सब लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लोन नहीं मिल रहा। तो ये सब क्या डिसाइड करते हैं आप लोग कि हम एक काम करते हैं, हम कलेक्टिवली एक्ट करके बैंक पे प्रेशर डालते हैं। ओके, जिससे हमें लोन आसानी से मिल जाए। ठीक, तो आपकी जो अब इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई कलेक्टिव एक्शन में। ठीक, सो जब सिमिलर डिससेटिस्फैक्शन होती है इंसान में और वो देखता है कि हमारे जैसे और लोग भी हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं, उससे इमर्ज होती है कलेक्टिव एक्शन। ये थ्योरी जो थी वो हमें बताई थी हर्बर्ट ब्लमर ने। हर्बर्ट ब्लमर की जो थ्योरी ऑफ सोशल अनरेस्ट है उसमें ये कहते हैं कि जब भी इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन होती है वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्म होती है कलेक्टिव एक्शन में। एंड कलेक्टिव एक्शन ये फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सोशल मूवमेंट का। ओके, जो हर्बर्ट ब्लमर की एक्चुअल थ्योरी है उसमें तो उन्होंने टाइप भी बताए थे कि डिससेटिस्फैक्शन के अलग अलग टाइप, बट हर्बर्ट ब्लमर को डीप में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है यूपीएससी सोशोलॉजी। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये इनकी जो कोर्स फिलोसॉफी है उसको हम अलग अलग थ्योरीज में यूज़ करेंगे, ग्राउंड लेवल पे यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चले कि किसी थिंकर की थ्योरी को ग्राउंड लेवल पे कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि डिससेटिस्फैक्शन, जब इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म होती है कलेक्टिव एक्शन में, और कलेक्टिव एक्शन फर्स्ट ब्लॉक है सोशल मूवमेंट का। बट डिससेटिस्फैक्शन आती कहाँ से है? तो डिससेटिस्फैक्शन किसी भी पर्सन में आती है 3 चीज़ों की वजह से। वो है IGG, I फॉर इंटरेस्ट, G फॉर गोल एंड G फॉर ग्रीवियंस। जब कोई भी पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो अनफुलफिल इंटरेस्ट से रह जाता है, जो गोल है वो अचीव करना चाहता है वो ब्लॉक्ड रहते हैं, या फिर उस पर्सन में परसिस्टेंट ग्रीवियंस है। ये 3 चीज़ों के वजह से कोई भी पर्सन डिससेटिस्फाइड फील करता है। ओके, और जब ऐसा पर्सन जो डिससेटिस्फाइड है, सपोज हंस नहीं रहा
ये सपोज आपका पर्सन दुखी है, ओके। तो ये पर्सन जब और ऐसे लोगों से मिलता है जो सिमिलर डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, तब उन लोगों से आता है आपका कलेक्टिव एक्शन, ओके। इस थ्योरी को हम विजुअलाइज तो करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि मतलब अलग अलग मोमेंट्स में ये थ्योरी यूज़ करके देखते हैं कि हम एक्चुअल एग्जाम में कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं कलेक्टिव एक्शन। फॉर एग्जांपल हमें पूछ रहे हैं वुमेंस मूवमेंट। तो वुमेन मूवमेंट में जनरली इंटरेस्ट क्या होता है, एक तो सेफ्टी कंसर्न या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। गोल क्या रहता है, रिजर्वेशन या फिर राइट्स को अपहोल्ड करना। राइट्स मतलब सपोज प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। एंड इनका ग्रीवेंस क्या होता है, एक तो पेट्रियार्की है, ग्लास सीलिंग है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, ओके, जेंडर बेस में, ठीक। तो जब वुमेंस में ये आईजीजी अलाइन हो जाते हैं, तब उनमें एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है, और डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है तब कलेक्टिव एक्शन होती है, और कलेक्टिव एक्शन से स्टार्ट हुई आपकी सोशल मूवमेंट, ठीक है। सो कलेक्टिव एक्शन लिखते हुए जब आप पॉइंट लिखोगे तब कभी भी बस एक फैसेट को नहीं देखेंगे, आप वहाँ पे तीनों फैसेट्स के लिख के, जैसे आप लिखोगे कि आई क्या था, जी क्या था, आई जी जी क्या था, और उससे डिससेटिस्फैक्शन कैसे आया, जिससे आई कलेक्टिव एक्शन, जिससे शुरू हुई आपकी सोशल मूवमेंट। वैसे ही सपोज आपको अगर दलित मूवमेंट के बारे में पूछा, ओके, दलित मूवमेंट में जनरली इंटरेस्ट क्या होता है कि सोशल इक्वालिटी, ओके। बट ऐसा नहीं कि सोशल इक्वालिटी का डिससेटिस्फैक्शन लोगों में है इसलिए वो सोशल मूवमेंट शुरू कर देंगे, नहीं। आई के बाद जी भी आता है। जी है गोल, गोल होगा उनका एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको अपहोल्ड करना, ओके, या फिर रिजर्वेशन, जैसे प्रमोशन में या फिर जॉब सिक्योरिटी में रिजर्वेशन, ओके, या फिर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या होंगे उनके, कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है वो अच्छे से फुल फ्लेज में एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। पुलिस जनरली एफआईआर सबमिट कर, एफआईआर लिखने को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, दलित के मामले में न्यूज़ थी इसके बारे में, ठीक। तो आप आईजीजी समझे दलित मूवमेंट। वैसे ही अगर आपको अगर इन्वायरमेंट मूवमेंट आ गई या फिर न्यू सोशल मूवमेंट आ गई, चलो एक और देख लेते हैं न्यू सोशल मूवमेंट में। न्यू सोशल मूवमेंट में जो गोल्स होते हैं वो पोस्ट मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब इनटेंजिबल होते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट है या गोल्स है वो अराउंड राइट्स ही रहता है, ठीक है। या माइनॉरिटी राइट्स बोलो या एनवायरमेंट राइट्स बोलो। ग्रीवियंस होता है जब स्टेट राइट्स का वायलेशन करता है, ओके, या फिर सर्विलियंस बढ़ जाता है, ओके, तब। सो न्यू सोशल मूवमेंट है ना वो जनरली इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं होती। इकोनॉमिक गेन मतलब मटेरियल गेन के लिए नहीं होती, वो जनरली इंटेंजिबल होते हैं, ठीक। तो आप समझे आईजीजी आपको कैसे लिखना है। आईजीजी आपने फाइंड आउट कर लिया तो आसानी होगी आपको बताने की कि इस डिससेटिस्फैक्शन से कलेक्टिव एक्शन फॉर्म हो गए, ठीक है। अब एक विजुअलाइजेशन देखते हैं। विजुअलाइजेशन है फार्म्स प्रोटेस्ट का। फार्म प्रोटेस्ट हमने लिया क्योंकि ये एक कॉमन प्रोटेस्ट थी, जो जिसने बस जीएस पढ़ा है उसको भी पता होगा। फार्म प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इनके जो शेयर्ड इंटरेस्ट है वो थे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड बार्गेनिंग पावर, बट ये इंटरेस्ट है वो अनफुलफिल्ड है, इसलिए इनमें डिससेटिस्फैक्शन आ गई थी, ठीक है। वैसे इनका गोल था 3 फार्म लॉज को रिपील करना, एमएसपी लीगल गारंटी एंड मंडीज़ को सेव करना, और ग्रीवियंस था जो परसिस्टेंट ग्रीवियंस है कि एक तो एमएसपी को लीगल बैकिंग अभी भी नहीं, एग्रीकल्चर पे कॉरपोरेट डोमिनेंस बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी स्मॉल फार्मर्स को, एंड जो 3 फार्म्स था वो लाने से पहले कंसल्ट नहीं किया गया फार्मर से, ठीक है। तो जब ये आईजीजी इनका अलाइन हो गया फार्मर्स का, मतलब इससे उनमें डिससेटिस्फैक्शन आ गया, राइट। बट इनके जैसे तो बहुत है, वो देखे हमारे जैसे बहुत फार्मर है। तो जब इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन फार्मर का ट्रांसफॉर्म हो गया कलेक्टिव एक्शन से, और कलेक्टिव एक्शन से आपकी निकली सोशल मूवमेंट, ठीक है। बट एक जो कलेक्टिव एक्शन है उसके लिए आईजीजी आपका अलाइन रहना ज़रूरी है, मतलब इस फार्मर का जो आईजीजी है वही उन बाकी फार्मर्स का भी होना चाहिए।
बट कभी कभी क्या होता है, सोशल मूवमेंट शुरू तो हो जाती है बट आपका जो आईजीजी है वो डाइवर्ट होने लगता है एक दूसरे से। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये फार्मर्स मूवमेंट में कुछ फार्मर अभी भी बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी में इंटरेस्ट, बट कुछ लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, मतलब अब इनका इंटरेस्ट हो गया कि गवर्नमेंट को हटाना। इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मूवमेंट। और ये एक एग्जाम्पल है कि सोशल मूवमेंट वीक कैसे होती है, जब आपका आईजीजी डाइवर्ट होता है। ठीक है, वैसे ही जब 2013 में अन्ना हजारे जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी, तब इंटरेस्ट था कि एंटी करप्शन मतलब करप्शन फ्री गवर्नेंस, इसका गोल था कि एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल लाना, एंड ग्रीवियंस था कि गवर्नमेंट के हर लेवल पे करप्शन था। ठीक है, बट इस मूवमेंट ये मूवमेंट ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, या इसका आउटकम अच्छा नहीं निकल पाया, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल नहीं, वीक लोकपाल मिला। ऐसा क्यों हुआ इस मूवमेंट के साथ? क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो गई इस मूवमेंट से ही, तो लोगों के जो इंटरेस्ट है वो अब डाइवर्ज होने लगे हैं। कुछ लोगों को पॉलिटिकल पावर गेन करनी थी, बट कुछ लोग अभी भी करप्शन के लिए थे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन था वो फार्मर्स मूवमेंट में एक थोड़ा सा सामने आया था कि इसका सॉल्यूशन होगा आईडी कार्ड इशू कर दो। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए आईडी कार्ड इशू कर दो, और एक सोशल मूवमेंट का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दो, जिससे आईजीजी है वो हमेशा अलाइन रहे, वो डिफर ना हो और मूवमेंट वीक ना हो जाए। ओके, सो कलेक्टिव एक्शन तब होती है जब हमारा ये जो आईजीजी है, आईजीजी से आता है डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन से ट्रांसफॉर्म होता है ग्रेजुअली कलेक्टिव एक्शन। बट जब भी पॉलिटिसाइजेशन होता है तब एक तो मूवमेंट ब्रेक हो जाती है या मूवमेंट वीक हो जाती है। ठीक है, सो हमारा कलेक्टिव एक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑर्गेनाइज एफर्ट। बट उससे पहले देख लेते हैं कि कलेक्टिव पॉइंट्स में, कलेक्टिव एक्शन में पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। तो फर्स्ट है अपना आईजीजी मतलब इंटरेस्ट गोल ग्रीवियंस। ये जब अनफुलफिल रहता है तब आप डिससेटिस्फैक्शन फील करते हो, और आप जब डिससेटिस्फैक्शन फील करते हो और देखते हो कि आपके जैसे और लोग भी हैं, तो आप कलेक्टिवली एक्ट करने का ट्राई करते हो जिससे आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए। तो इससे आ गई कलेक्टिव एक्शन, एंड कलेक्टिव एक्शन फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है सोशल मूवमेंट का। ठीक है, हमने अब कलेक्टिव एक्शन में भी देखा कि जब डाइवर्ज होता है तब पॉलिटिसाइजेशन की वजह से मूवमेंट कैसे वीक हो जाती है। ओके, एंड ये डिससेटिस्फैक्शन टू कलेक्टिव एक्शन ये हमें दिया था हर्बर्ट ने। ठीक, तो अगर एक्चुअल में देखें, हमने जो अभी रामायण पढ़ा उसका यही सार है। ओके, जो क्योंकि देखिए 10 मार्कर्स में आपको लिखने हैं 10 पॉइंट। ओके, 10 पॉइंट लिखने हैं और अराउंड 5-6 आप थिंकर डाल पाए या सोशोलॉजिकल कंसेप्ट डाल पाए तो बस मज़े ही है। ओके, सो 10 पॉइंट के लिए आपको मिलेंगे ये 2 पेजेस। 10 पॉइंट मतलब 150 मार्क्स का आपका 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, मतलब हर एक पॉइंट को 1 पॉइंट के लिए आपको बस 15 वर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड्स आपके हो गए, एंड जो स्पेसिफिक नॉलेज होगा उस इवेंट के अराउंड वो आप डालोगे और 9-10 वर्ड में। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट हो गया इतने वर्ड में। इसलिए आपको बस ना यही याद रखना है जो है, इसी से आपका एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक, सो आपने अब नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव एक्शन। हमने जान ली कि सोशल मूवमेंट स्टार्ट कैसे होते हैं, आता बात है ऑर्गेनाइज एफर्ट में। कलेक्टिव एक्शन के बाद ही ऑर्गेनाइज एफर्ट आपको लिखना है एग्जाम में, बट ऐसा क्यों? तो एक वैलिडेशन के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। एक प्रताप भानु मेहता ने एक न्यूज़ लिखी थी दिल्ली पोल्यूशन के अराउंड। ओके, ये क्या कहते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन के वजह से बस एक आदमी ये फील नहीं कर रहा, ये बहुत लोग फील कर रहे हैं, एक दूसरे में बातें भी हो रहे हैं। तो अब ना इनका जो इंडिविजुअल डिससेटिस्फेक्शन था वो कलेक्टिव एक्शन में आ गया है। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिव एक्शन है ये हमने देखा कि सोशल मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप था। तो कलेक्टिव एक्शन दिल्ली पोल्यूशन के अराउंड हो गई है, बट अभी भी ये फुल फ्लेज सोशल मूवमेंट हमें दिख नहीं रही है दिल्ली में। ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं कि वी मे बी नियरिंग अ टिपिंग पॉइंट, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर पीपल विल बी एंग्री, मतलब लोग तो डिससेटिस्फाइड हैं ही। सो डिससेटिस्फैक्शन से कलेक्टिव एक्शन हर्बर्ट ने बोला था जो, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट हाउ दैट एंगर विल फाइंड अ पॉलिटिकल वॉइस। सोशल मूवमेंट्स
need a focal point. They also need politics and media to be willing to amplify their concern. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया एंड पॉलिटिक्स जब तक कलेक्टिव एक्शन को अपहोल्ड नहीं करता तब तक कलेक्टिव एक्शन एक लॉन्जिटिविटी या स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, ठीक है। मीडिया या पॉलिटिक्स ये जो रिसोर्सेज हैं ये किसी सोशल मूवमेंट कलेक्टिव एक्शन को अपहोल्ड करते हैं। इस चीज़ को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, ठीक है। सो हमने कलेक्टिव एक्शन के बाद नेचुरली उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें देखना चाहिए कि लोग कैसे ऑर्गेनाइज एफर्ट कर रहे हैं उस मूवमेंट में, ठीक है। फिर हमारी एक वही चलिए जहाँ पे अपनी मूवमेंट शुरू थी। ये हमारी बैंक है। लोग कलेक्टिवली तो आ गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टिवली अब एक्ट करेंगे, तो कलेक्टिवली बैंक के अंदर गए। यहाँ पे आपका मैनेजर बैठा हुआ है, बैंक मैनेजर। बट इनको समझ में नहीं आया बैंक मैनेजर से कहे क्या, ओके, क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं थी, ओके, लीडरशिप नहीं थी, या फिर इन लोगों में एक दूसरे में नेटवर्किंग नहीं थी, मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं था। तो बस कलेक्टिव एक्शन से काम नहीं होगा। अगर आपको लोन इस कंडीशन में अगर आपको सच में लोन चाहिए, आपका जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो जाए आपको लगता है, तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरी है, ये हमें बताई थी चार्ल्स टिली ने, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ये क्या बोलते हैं, जब आप में इंडिविजुअल ग्रीवियंस होता है, मतलब वही डिससेटिस्फैक्शन, तब इंडिविजुअल ग्रीवियंस से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप इफ़ेक्टिवली रिसोर्स यूज़ कैसे करते हो इस उस सोशल मूवमेंट में, वो भी ज़रूरी है देखना, ठीक है। क्योंकि इफ़ेक्टिव रिसोर्स यूज़ ही आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इन्होंने एक पेपर लिखा था उस पर, उसका नाम था रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच है क्योंकि जो पहले के सोशोलॉजिस्ट थे वो बस कलेक्टिव एक्शन देख के रुक जाते थे। वो बोलते थे कि सोशल मूवमेंट को अगर हमें एनालाइज करना है तो कलेक्टिव एक्शन देखना चाहिए। बट चार्ल्स टिली पहले थे जिन्होंने कहा कि कलेक्टिव एक्शन के बाद ऑर्गेनाइज एफर्ट्स कैसे हो रहे हैं वो देखना भी ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि वो मूवमेंट कैसे सस्टेन कर रही है, ठीक है। सो ये जो रिसोर्सेज हैं वो बस टेंजिबल नहीं होते, ठीक है। रिसोर्सेज आपके इंटेंजिबल भी होते हैं और टेंजिबल भी होते हैं। इंटेंजिबल मतलब लीडरशिप। सीडीएम में जो गांधी जी की लीडरशिप थी वो था आपका एक रिसोर्स था उस मूवमेंट के लिए, ठीक है। गांधी जी के लीडरशिप के वजह से ही मूवमेंट अराउंड 1929 के एंड में शुरू हुई थी और 1933 तक चली गई। जब गांधी जी जेल में थे उन्होंने मूवमेंट अब घोषणा की कि अब मूवमेंट स्टॉप हो गई, ठीक है। सो लीडरशिप ज़रूरी है, मतलब लीडरशिप एक टाइप का रिसोर्स है जो एक ऑर्गेनाइज एफर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे ही नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कैसे, तो जनरली आजकल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी भी मूवमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे मीटू मूवमेंट ले लो। मीटू मूवमेंट में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वुमन थे जिन्होंने वो इशू फेस किया था, वो एक तो फेसबुक पे या फिर एक्स पे अपने ग्रीवियंसेस डाल रहे थे, ठीक है, जिससे एक ऑर्गेनाइज एफर्ट सामने आया। वैसे ही फंड बस मनी में नहीं होगा तो काइंड में भी होगा या मनी में भी होगा या फिर मीडिया हेल्प। मीडिया क्या करती है, जब कोई भी न्यूज़ आती है ना इवेंट के बारे में, तो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाता है लोगों को, फिर वो घर में हो या सोसाइटी में पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। तो मीडिया ना एक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन करती है उसकी वजह से हाईलाइट मिलता है किसी भी सोशल मूवमेंट को। कलेक्टिव एक्शन को ऑर्गेनाइज एफर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज़फुल रहते हैं। इसी चीज़ को एक विजुअलाइजेशन से समझते हैं कि ऑर्गेनाइज होना, कलेक्टिव एक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोज़ ये फार्मर्स मूवमेंट शुरू है, ये ब्रिज पे लोग हैं, तो जब ऑर्गेनाइज नहीं होती कोई भी कलेक्टिव एक्शन, ये देखो एक साथ ये मतलब कलेक्टिव तो है, डिससेटिस्फैक्शन है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, बट अभी इनकी वॉइसेस मैच नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि कैसे मूव ऑन करना है आगे। इसके वजह से जो वॉइस है वो नॉइज़ बन जाती है और नॉइज़ में लोगों को सुनाई नहीं देता, जैसे स्टेट को भी समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बट इसी कलेक्टिव एक्शन को जब हम एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं तब
एक डायरेक्शन मिलती है सबके वॉइसेस को, और जब डायरेक्शन मिलती है तो वॉइस लाउड होती है, ठीक है, एक साथ आके, तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि एक्चुअली क्या करना है। लीडरशिप से हमने देखा कि जो कलेक्टिव एक्शन थी, जो स्कैटर्ड कलेक्टिव एक्शन थी, वॉइसलेस थी, वो उसको एक डायरेक्शन मिल गई, वॉइस मिल गई। ओके, वैसे ही नेटवर्किंग, लीडरशिप से देखा आप नेटवर्किंग क्या कि सपोज यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, चलो ये ब्रिज ही है, बट लोग तो बहुत जगह फैले हुए होते हैं डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, तो एक दूसरे को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, इसलिए तब ज़रूरत होती है नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग सब समझ पाएँ कि मूवमेंट का डायरेक्ट क्या चल रहा है, एक्चुअल मूवमेंट। तो नेटवर्किंग भी अपना एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है कलेक्टिव एक्शन को स्टेबिलिटी या लॉन्जेटिविटी देने के लिए। वैसे ही फंड्स, कोई भी इंसान घर में हो या किसी भी सोशल मूवमेंट में हो, उसको कुछ बेसिक नीड्स होती है, राइट, जो फुलफिल होना ही चाहिए। जैसे उसे भूख लगेगी, उसके ठंड लगेगी, ठीक। तो किसी भी सोशल मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड की ज़रूरत है। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में ही हुआ था कि ये टेम्परेरी हाउसेस या लंगर लगा था, ब्लैंकेट्स बांटे गए थे, ठीक, जिससे मूवमेंट्स कंटिन्यू करने को आसानी हो जाए। ओके, वैसे एक मीडिया का जानने के लिए एक हम निगेटिव एग्जांपल से समझते हैं। जो लद्दाख मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने या स्टेट ने ये जो मीडिया जा रहे थे कवर करने, उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मीडिया एंटर नहीं कर सकती। ओके, तो इसके वजह से क्या हो गया कि सोशल मूवमेंट में एक्चुअल क्या शुरू है वो लोगों उस पर लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं अब कि मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहा, ठीक। तो ये जो लद्दाख मूवमेंट है, उसे जितना प्रमोशन मिलना चाह रहा था वो नहीं मिल रहा मीडिया कवरेज की वजह से। इसलिए देखिए, ये बताया कि मूवमेंट मतलब मीडिया रिपोर्टर की मूवमेंट रोक दी है लद्दाख के लिए। इसलिए जो कमेंट्स हैं ना, वो भी देखिए, ये मूवमेंट्स के अराउंड नहीं है, ये इस एक्शन के अराउंड है कि मीडिया को रोक दिया। ओके, ऑर्गेनाइज एक्चुअली लद्दाख में क्या हो रहा है इसका तो आइडिया ही नहीं है हमें। कलेक्टिव एक्शन को ऑर्गेनाइज एफर्ट में लाने के लिए और एक जो रिसोर्सेज ज़रूरी होता है वो मीडिया। सो आपको अब अगर अभी कोई भी मूवमेंट में के बारे में पूछ लिया कि एनवायरनमेंट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, या फिर इवन प्री इंडिपेंडेंट मूवमेंट, फॉर एग्जांपल CDM ही ले लो, ठीक है। तो पहले आप कलेक्टिव एक्शन लिखोगे, उसके बाद आप जब ऑर्गेनाइज एफर्ट लिखोगे ना, तब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि CDM तक नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो गई थी। फॉर एग्जांपल ट्रेन्स का रूट अच्छे से पूरे कंट्री में फैल गया था, या फिर टेलीग्राफ की लाइंस बिछ चुकी थी पूरे कंट्री में। इसके वजह से जो अपने क्रांतिकारी थे उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आसानी हो गई थी, ठीक है। वैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पे उषा मेहता जी थे, उन्होंने अपना एक अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया था, जिससे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, या जो अपकमिंग प्लान्स है वो सबको पता चल पाए, ठीक है। सो हमारा ऑर्गेनाइज एफर्ट्स हो गया कलेक्टिव एक्शन के बाद। तो ऑर्गेनाइज एफर्ट शॉर्ट में क्या होता है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और स्टेट को या किसी भी मतलब ऑर्गन को स्टेट के अगर ये कलेक्टिव एक्शन ब्रेक करनी हो, तो वो जनरली कम्युनिकेशन चैनल्स को ही टारगेट कर रहा है, ठीक, जिससे कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन दोनों कम हो जाए। सो हमने कलेक्टिव एक्शन देख ली और ऑर्गेनाइज एफर्ट देख लिया। ऑर्गेनाइज एफर्ट में हमने ये देखा कि कलेक्टिव एक्शन के बाद उसे लॉन्जेटिविटी और स्टेबिलिटी देने के लिए ऑर्गेनाइज एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, और ये हमने बताया था टीली ने। ओके, अब हर एक इवेंट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज एफर्ट्स आपके अलग अलग होंगे। जैसे अगर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो, तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज एफर्ट होगा कि विलेज लेवल पे उन्होंने नुक्कड़ नाटक या प्रोग्राम्स शुरू किए थे, जिससे अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। नर्मदा बचाओ में ही लीडरशिप अच्छी मिली थी, ठीक, मेधा जी की लीडरशिप, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाई थी मूवमेंट। हमारे सोशल मूवमेंट की जर्नी में थर्ड पॉइंट होगा शेयर्ड आइडियोलॉजी। इसे समझने के लिए फिर से चलते हैं बैंक, जहाँ पे हमारी करंट सोशल मूवमेंट शुरू है, ठीक। अब लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कलेक्टिव एक्शन भी शुरू है। ओके, आपके पास एक दूसरे में कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्किंग भी है, एक लीडर भी है जो आपको लीड कर रहा है, वॉइसेस को डायरेक्शन दे रहा है। सो आपकी मूवमेंट अच्छे से चल रही है,
बट ये तभी तक होगा जब तक आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़े। सपोज़ तभी एक पुलिस वैन आ गई, ये लाल बत्ती है, ओके, पुलिस वैन आ गई और लाठीचार्ज शुरू कर दिया या आपको अरेस्ट करने लग गए, ठीक। ऐसे टाइम अब जेल से तो सबको ही डर लगता है, फिर वो क्योंकि सोशल मूवमेंट में भी तो हम जैसे इंसान ही हैं, सो जेल जाने से ऑब्वियसली डर लगेगा। बट ऐसे मूवमेंट में सोशल मूवमेंट अपनी स्टेबिलिटी तभी मेंटेन कर पाती है जब आपके पास एक मोरल फोर्स हो, मोरल रीज़न हो आपकी मूवमेंट कंटिन्यू करने के लिए, ओके। और ये मोरल फोर्स आता है आपका शेयर्ड आइडियोलॉजी से। जब आपकी मूवमेंट की आप सबकी आइडियोलॉजी एक शेयर्ड बेसिस पे होती है, तब उससे एक कॉमन बिलीफ जनरेट होता है। और जब किसी चीज़ में बिलीफ होता है तब आप उस चीज़ को सही मानते हो, मतलब आप डरते नहीं हो उस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि एक मोरल फोर्स आपके अंदर जनरेट होता है, ओके। और ये मोरल फोर्स अनइमेजिनेबल थिंग्स करवा सकता है आपसे, ओके। जब आपको लगता है कि आप मोरली करेक्ट हो, फिर कोई कुछ भी बोले आप उसी रास्ते पर रहते हो, ठीक है। सो शेयर्ड आइडियोलॉजी किसी भी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बट शेयर्ड आइडियोलॉजी समझने से पहले हम समझते हैं कि आइडियोलॉजी एग्जैक्टली क्या है। हम आइडियोलॉजी वर्ड डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, बट सोशियोलॉजी में हमें वर्ड्स के मीनिंग्स ज़्यादा डीप में पता होना ज़रूरी है। वैसे हम ये आइडियोलॉजी चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, इसी का भी 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है हमारे पास, बट यहाँ पे अब मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आइडियोलॉजी के 2 फैसेट्स जो ज़रूरी हैं सोशल मूवमेंट जानने के लिए, बस उन्हें हम समझते हैं। तो फर्स्ट फैसेट है कि आइडियोलॉजी होती है जो हमें बताती है कि सोसाइटी फंक्शन कैसे करनी चाहिए, ओके। और सेकंड, आइडियोलॉजी होल रियलिटी नहीं होती, वो एक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है रियलिटी का, ओके। वो कैसे? सो हमने सुना है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ओके, या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ओके। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि हमें एक विजन देती है, वो कहती है हमें कि सोसाइटी कैसे रन करनी चाहिए, तो सोसाइटी लेबर्स के हिसाब से रन होनी चाहिए, ओके। और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हमें कहती है कि जो सोसाइटी है वो कैसे फंक्शन करेगी, तो फ्री हैंड मार्केट या प्रॉफिट फर्स्ट, इस आइडियोलॉजी से सोसाइटी फंक्शन करनी चाहिए, ओके। सो आइडियोलॉजी हमें बताती है कि अपनी सोसाइटी कैसे फंक्शन करनी चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होने चाहिए, ओके। और सेकंड थिंग, आइडियोलॉजी एक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे हम अनेकांतवाद का एग्जांपल लेते हैं, अनेकांतवाद, ओके। अनेकांतवाद में क्या है, इन शॉर्ट, सपोज एक एलिफेंट है और ये सब ब्लाइंड लोग हैं, ओके। वो एलिफेंट का एक एक पार्ट छू रहा है, सपोज इसने पूंछ छू लिया, तो ये कह रहा है कि एलिफेंट इट्स लाइक अ रोप, ओके। एक ने इनके ऐसे कान छू लिए तो ये बोल रहा है एलिफेंट इज़ लाइक अ फैन, ओके। ये कोई गलत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि एलिफेंट तो ये वोल है ना, वैसे ही रियलिटी, वैसे ही आइडियोलॉजी का होता है। आइडियोलॉजी बस हमें सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन देती है। तो सोशल मूवमेंट में जनरली आइडियोलॉजी यूज़ करते हैं, वो एक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन के साथ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एनवायरनमेंट मूवमेंट ले लो, ओके। एनवायरनमेंट मूवमेंट में जनरली क्या कहते हैं कि ट्रीज़ को काटना नहीं है, या न्यू रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एरिया में नहीं लाने, ओके। सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका मतलब आइडियोलॉजी है एनवायरनमेंट के साइड ज़्यादा टिल्टेड है, ओके। सो उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आईजीजे हमने जो देखा, आईजीजे में कहते हैं कि ट्रीज़ या फॉरेस्ट ये सब ह्यूमन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, ओके। तो हमने अगर काटा तो ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में पड़ जाएगी, बट ये पूरी रियलिटी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने के लिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, रोड्स ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, ओके। सो ये अब हुआ होल रियलिटी कि ह्यूमंस को एक साइड फॉरेस्ट भी चाहिए और एक साइड डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है। बट एनवायरनमेंट जो मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे जनरली आइडियोलॉजी से चलते हैं, आइडियोलॉजी से चलते हैं मतलब वो बस एक हमें सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन दिखाता है, ओके। सो हम समझेंगे आइडियोलॉजी क्या है, ओके। अब हमने जो यहाँ पे देखा कि एक मोरल फोर्स ज़रूरी है, एक कॉमन बिलीफ ज़रूरी है
किसी भी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये चीज़ हमें बताई थी एलन टूरेन ने। ओके, उनकी थी न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जो इंडस्ट्रियल एज या 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, इन्होंने बताया था कि 20th सेंचुरी जी की जो सोशल मूवमेंट्स है वो अराउंड इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं है। ओके, वो अराउंड शेयर्ड आइडियोलॉजी के लिए। कुछ लोग हैं मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी एक शेयर्ड आइडियोलॉजी, वो कुछ भी हो सकती है, कल्चरल आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी, या फिर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। ओके, इसलिए अनलाइक प्रीवियस मूवमेंट लाइक 1773 में जो सन्यासी मूवमेंट हुआ था, या 1818 के बाद अराउंड 1830 में जो गढ़वाल मूवमेंट हुआ था, ये सब मूवमेंट्स इकोनॉमिक गेन के लिए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं देखते, तो ऐसे में ये मूवमेंट्स को सप्रेस करना आसान था। ओके, बट अभी के जो करंट मूवमेंट्स हैं वो शेयर्ड आइडियोलॉजी से प्रोटेक्टेड है, इसलिए अभी के मूवमेंट्स ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल है। ओके, किसी भी सोशल मतलब अभी के सोशल मूवमेंट में शेयर्ड आइडियोलॉजी ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है उस मूवमेंट को की लॉन्जिटिविटी बताने के लिए। ये हमें बताया था एलन टूरेन ने, और उनकी स्टोरी थी, जो थ्योरी थी वो थी न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ओके, अब एलन टूरिन की कंसेप्ट ही अगर हम इंडियन मूवमेंट्स में लगाएं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में, तो हमें पता चलता है कि जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी वो सबसे टॉप में है। गांधीयन आइडियोलॉजी सबसे टॉप में किसी मूवमेंट को, सोशल मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी के कोर में था अहिंसा। ओके, बट ऐसा नहीं कि गांधी जी ने सबसे पहले थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अहिंसा का प्रचार किया था, वैसा नहीं था। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक अहिंसा की फिलोसॉफी बहुत पहले से दी थी और लोग उसे अलाइन भी करते थे खुद को। ओके, इसलिए यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉमन बिलीफ सिस्टम पहले से रेडी था अहिंसा के लिए। इसलिए गांधी जी ने जब सत्याग्रह पीच किया तो लोग उनसे बहुत मासेस में जुड़ने लग गए। इसलिए हमने पढ़ा था कि गांधी जी जब इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े तब ग्रास रूट पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि कॉमन बिलीफ सिस्टम था। और जब सोशल एक शेयर्ड आइडियोलॉजी मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी से एक कॉमन बिलीफ सिस्टम लोग जुड़ गए, तब उन्हें उनके कॉज जस्टिफाई लगने लग गए एंड उनका जो सोशल मूवमेंट की लॉन्जिटिविटी था वो भी बढ़ गया। ओके, बट दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि गांधी जी आने से पहले सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की वजह से। ये क्यों हुआ था? क्योंकि शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं थी, इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, इनकी अलग थी। मॉडरेट बोल रहे थे कि जो मूवमेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट, तो वो बंगाल में ही कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए, बट एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे उसे पूरे कंट्री में हमें स्प्रेड करना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का यूज़ करके ब्रिटिशर बहुत जल्दी बंगाल मूवमेंट को रोक पाए थे। ठीक है, क्योंकि सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 के वजह से, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए। आइडियोलॉजी आपके सोशल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है, बट अगर आइडियोलॉजी डिफर हो गई तो बहुत जल्दी आपकी मूवमेंट टूट भी सकती है। ठीक है, सो एक शेयर्ड आइडियोलॉजी आइसोलेटेड सेंटिमेंट्स होते हैं, उन्हें मोरल फोर्स देती है जिससे लॉन्ग टर्म मूवमेंट सस्टेन करना ईजी होता है। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर में आपको बस एलन टूरिन का नाम याद रहना चाहिए और उनकी न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी और आइडियोलॉजी कैसे एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मूवमेंट में बहुत बार हम देखते हैं कि स्टेट बहुत बार ब्रेक करना चाहता है, बट वो मूवमेंट जल्दी ब्रेक नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि उसके कोर में सबकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो हमने शेयर आइडियोलॉजी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन होगा या बिल्डिंग ब्लॉक होगा डिज़ायर फॉर चेंज और रेजिस्टेंस। तो चलते फिर से बैंक, जहाँ पे अपना काम शुरू है, मतलब सोशल मूवमेंट शुरू है, ये बैंक है। लोग अब कलेक्टिवली एक्ट भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड उनके पास एक शेयर्ड आइडियोलॉजी भी है जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके डिमांड में ना 2 टाइप की डिमांड इनकी हो सकती है। एक, वो चाह रहे हैं कि कुछ सोशल मूवमेंट
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ चेंज आ रहा है, सपोज़ बैंक की प्रोसेस में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे उन्हें लोन मिलना आसानी हो जाए या लोन मिल जाए, या फिर वो रजिस्ट करना कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट क्या कर रहे हैं? ये बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा है, इस चीज़ को वो रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो चेंज की वजह से, कोई चेंज लाने के लिए, या कोई चेंज मतलब जो प्रोमोटेड चेंज होता है उसको रजिस्ट करने के लिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोशल मूवमेंट जो सती मूवमेंट था, एंड सती सेव ह्यूमैनिटी, जो राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं, उनका एम था सोशल मूवमेंट का चेंज लाना, मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। तो सोशल मूवमेंट का एक एम हमने देखा चेंज लाना, बट एक और एम होता है कि जो हार्मफुल चेंजेस स्टेट या कोई कॉरपोरेशन ला रहा है उसको रेजिस्ट करना। फॉर एग्जांपल साइमन गो बैक मूवमेंट। ओके, साइमन आए थे, साइमन भाई साहब 1927 में। ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने, बट इंडियन कोई था नहीं उस कमेटी में, इसलिए इंडियंस ने साइमन गो बैक, क्योंकि अगर इंडियन ही नहीं हुआ उस कमेटी में तो वो जो भी चेंज लाएगा वो ग्राउंड नीड फुलफिल कैसे कर पाएगा, राइट? इसलिए साइमन जो चेंज लाने आया था उसको रजिस्ट करने के लिए ये मूवमेंट बनी थी। ठीक, सो हमने लिखा इस पॉइंट में डिज़ायर फॉर चेंज एंड रेजिस्टेंस के सोशल मूवमेंट दो चीज़ों के लिए हो सकती है, एक तो चेंज के लिए या रेजिस्टेंस के लिए। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि डिज़ायर होना चाहिए उस चेंज का या रेजिस्टेंस का। मतलब सपोज़ ये आपकी मूवमेंट शुरू है, अच्छे से शुरू है, आप बोल रहे हैं कुछ चीज़ों में आपको चेंज चाहिए और कुछ चेंज मैनेजर बता रहा है बैंक, उसको आप रजिस्ट करें। ठीक है, ऐसा आपका शुरू है सब। अब ये दो आदमी खड़े हैं बगल में और आपको देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? लोन इनका भी रिजेक्ट हुआ है, सो आईजीजी इनके पास भी है, राइट? बट फिर भी वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपके सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है उसे लग रहा है आप जो भी कर लो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आप जितना भी चिल्ला लो, जितना भी सोशल मूवमेंट कर लो, आपका जो आईजीजी है डिससेटिस्फैक्शन है वो फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए ये कह रहा है मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, फिर हो ही नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो मैं ज्वाइन ही क्यों करूँ। ठीक, तो ये ज्वाइन नहीं कर रहा। और ये जो आदमी है उसे भी लोन नहीं मिला, बट ये क्या बोल रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन चीज़ों में, मुझे लोन की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, तो नेसेसिटी नहीं है मुझे लोन की, इसलिए ये भी ज्वाइन नहीं करा। ठीक, तो बस आईजीजी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बस डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होता या आईजीजी से नहीं होता, आपके पास डिज़ायर भी होना चाहिए। डिज़ायर क्या होना चाहिए? एक तो आपको ये पॉसिबिलिटी लगनी चाहिए कि जो हम चेंज प्रमोट कर रहे हैं वो हो सकता है, या फिर आपको वो नेसेसिटी भी लगना चाहिए कि इतना सब करने की नेसेसिटी सच में है, तभी आप सोशल मूवमेंट शुरू करते हैं। ओके, ये थ्योरी हमें दी थी नील्स मेल्सर ने वैल्यू एडेड थ्योरी में। ओके, वैल्यू एडेड थ्योरी बड़ी है, बट जो काम की चीज़ है वो है जनरलाइज बिलीफ। जनरलाइज बिलीफ में नील्स मेल्सर ने क्या कहा, मतलब जनरलाइज बिलीफ मतलब पीपल मस्ट बिलीव दैट चेंज इज़ नेसेसरी। ओके, जैसे हमने वो आदमी देखा, उसे उतनी लोन की ज़रूरत थी नहीं, उसे भी लोन नहीं मिला, ज़रूरत नहीं थी, और तो वो पार्टिसिपेट नहीं किया सोशल मूवमेंट में क्योंकि नेसेसिटी नहीं थी। एंड सेकेंड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि सोशल मूवमेंट से कुछ आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो आप पार्टिसिपेट क्यों करोगे, राइट? तो बस चेंज और रेजिस्टेंस का आपको डिज़ायर होना चाहिए, तभी आप जाके सोशल मूवमेंट आप स्टार्ट करते हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा था कि बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट सोशल मूवमेंट हुई थी, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तभी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म लाया 1909 में, और जैसे ही इन्होंने रिफॉर्म लाया तब एक्सट्रीमिस्ट बोले कि वी आर हैप्पी नाउ, तो नेसेसिटी खत्म हो गई। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि नहीं हम कंटिन्यू रखते हैं, बट मॉडरेट बोले कि नहीं ठीक है हमें ये चलेगा, तो मूवमेंट की नेसेसिटी कम हो गई, मूवमेंट वीक हो गई। ठीक, वैसे ही जब भी ब्रिटिशर्स कहीं पे भी अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करते थे तब वो एक थ्योरी प्रोपेगेट करते थे, या प्रोपेगेंडा था उनका, वाइट मैंस बर्डन। वाइट मैंस बर्डन मतलब हम आपसे ग्रेट हैं,
तो हम आपसे ग्रेट है वो आपके मन में ऐसे डाल देंगे कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ही आपको इम्पॉसिबल लगेगा, आपको लगेगा हम ये कर ही नहीं सकते, राइट। तो सोशल मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं रही। मोबिलाइजेशन तभी हो पाता है जब वो आपको फिजिबल लगे, एक तो फिजिबल लगे, पॉसिबल लगना चाहिए, और दूसरा उसकी नेसेसिटी हो। जब जब नेसेसिटी ख़त्म हो जाती है या आपको पॉसिबल नहीं लगता, तब आप सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, ये थ्योरी हमें बताई थी स्मेल्सर ने, और स्मेल्सर ने इसको जनरलाइज बिलीफ इस नोशन से प्रमोट किया था। ठीक, जनरलाइज बिलीफ मतलब आप में एक बिलीफ चाहिए कि ये नेसेसिटी भी है एंड सेकंड ये पॉसिबल भी है। ओके, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। ठीक, तो पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे क्या है, एक तो हो गया आपका स्मेल्सर की जो थ्योरी थी, वैल्यू एडिटेड थ्योरी, तो ये स्मेल्सर का नाम आना चाहिए, और फिर आप बताओगे कि उस मूवमेंट की नेसेसिटी क्यों थी। ओके, या फिर उस मूवमेंट की मतलब लोगों को लग रहा था कि ये पॉसिबल है। जैसे डेमोक्रेसी में ना सोशल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की वॉइस को सुना जाता है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसे स्टेट सुनेगा। ठीक है, हमारे 4 पॉइंट्स हो गए अभी तक। ओके, डिज़ायर फॉर चेंज तक आ गए हम।